तो हम बात करेंगे आज रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की, ठीक है ना। ये फिजिक्स में ना ये चीज़ बहुत यूज़ होती है, तो इसके बारे में थोड़ा हम सीखते हैं ये क्या चीज़ है। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये एक्स प्लेन है, ये वाई है, ये जेड है, मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, ठीक है ना। तो रिसोल्यूशन क्या है कि अगर इस ओरिजिन से ना कुछ वेक्टर अगर यहाँ पर है, मान लो कि ये कैपिटल आर वेक्टर है, ठीक है ना, ये कैपिटल आर वेक्टर है, तो इस वेक्टर का जो भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कि मान लो कि तुम किसी डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस फोर्स का जिस डायरेक्शन में वो तुम फोर्स दे रहे हो, क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का मिलकर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का कॉम्बाइन होकर ही तुम ये फोर्स दे रहे हो। तो इस फोर्स का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों डायरेक्शन में ना इसका कंपोनेंट कैसा होगा, हमें उस बारे में बात करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले इस वेक्टर में कोई भी पॉइंट ले लेंगे, पी पॉइंट, ठीक है। वहां से परपेंडिकुलर इधर हम ड्रॉ कर देते हैं, मान लो ये पॉइंट है एम, ठीक है। और ये जो एंगल है इसका, इसको मान लो थीटा, ठीक है। तो बात करते हैं अभी इस डायरेक्शन में कैसा होगा कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में कैसा होगा कंपोनेंट। तो हम यहाँ से इसको भी ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसको मान लो n। तो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर रहेगा, कंपोनेंट रहेगा वेक्टर का, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट रहेगा। मतलब कि मान लो कि कोई भी वेक्टर तुम्हें फोर्स ऐसे दिया हुआ है, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, तो ये तो हमारा कंपोनेंट है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस के अलोंग, है ना। तो क्या है कि इस चीज में हमें फाइंड करना है ये ओ एम डायरेक्शन कैसा है, मतलब कि ये जो ओ एम वेक्टर आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसा है। देखो इसको फाइंड करने के लिए हमें ओ एम की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। हमें परपेंडिकुलर के बारे में तो मालूम नहीं, हम सिर्फ आर वेक्टर को ही जानते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इस जो ट्राइंगल है यहाँ पर तो एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो ट्राइंगल है ओ पी एम, ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, ठीक है ना। और ये इसका हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमें बेस मालूम है एंड हाइपोटेनियस मालूम है, तो बेस और हाइपोटेनस के साथ कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो वर्क करता है उसके बारे में देखते हैं। तो वो होता है कि cos थीटा। तो cos थीटा कैसा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ओ एम अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है, ओपी है ना, तो ओपी लिख दिया मैंने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ओ एम आता है ओ पी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो ये जो ओ पी है, ये ओ पी तो आर वेक्टर ही है ना, सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो आर वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो आर लिख रहे हैं सिंपली, और साथ में कौन है, कॉस थीटा। तो इसलिए जब भी किसी भी वेक्टर को रिसोल्यूशन किया जाता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो हमेशा तुम लोग देखना कि आर कॉस थीटा लिया जाता है, वेक्टर के साथ आर कॉस थीटा लिया जाता है। ये फिजिक्स में यूज बहुत बार करते हैं जब भी वेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब मालूम, अब हमें चाहिए ऊपर की डायरेक्शन, मतलब ओ एन हमें चाहिए। व्हाट इज ओ एन, तो ओ एन चाहिए। तो ओ एन और पी एम तो बराबर ही है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है ना, क्योंकि ओ एन और पी एम सेम ही है। तो हमें पी एम की वैल्यू निकालना है, तो ओ एन तो पी एम के बराबर ही है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हमें क्या मालूम है, हमें हाइपोटेनियस मालूम है। तो साइन थीटा के साथ तुम क्या मालूम है, साइन थीटा का रेशियो क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है पीएम, हाइपोटेनियस है ओपी, तो ओपी। तो यहाँ पर आ गया पीएम इक्वल टू ओपी साइन ऑफ थीटा। तो व्हाट इज ओपी, ओपी इज नथिंग बट द वेक्टर आर, तो आर साइन ऑफ थीटा। मतलब ये जो पीएम आ गया ये हो गया आर साइन थीटा। तो ये पीएम का मतलब क्या है, पीएम का मतलब तो ओ एन ही है ना, आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये लिख लेना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस ये होता है इसका कंपोनेंट, और अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस ये होता है इसका कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर,
कि अगर कोई भी वेक्टर हमें गिवन है तो उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा होगा कंपोनेंट, आर cos थीटा होगा। मतलब जो भी वेक्टर होगा, फोर्स हुआ तो इसके अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट लगेगा एफ cos थीटा, इस डायरेक्शन में लगेगा एफ ऑफ sin थीटा। तब हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एफ cos थीटा आई कैप प्लस एफ sin थीटा जे कैप। ठीक है ना। जब हमें एंगल गिवन होता है फोर्स के साथ, फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तुम, मान लो कि किसी चीज को तुम किसी फोर्स दे रहे हो उस चीज पर, तो उस फोर्स के अलोंग तुम इधर कौन सा कंपोनेंट है, इधर कौन सा कंपोनेंट है, तो उसका रिजल्टेंट जाकर ही हमें ये वैल्यू मिलता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्शन के ऊपर कि वेक्टर की प्रोजेक्शन क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेक्शन का यूज बहुत जगह होने वाला है और उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन देखते हैं क्या होता है प्रोजेक्शन। तो रिजोल्यूशन तो समझ में आ गया, तो इस रिजोल्यूशन को अप्लाई करना पड़ेगा जब भी हम प्रोजेक्शन लेंगे। ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कैसा है देखो कि मान लो कि कोई भी वेक्टर है हमारे स्पेस में। ठीक है ना। तो इस वेक्टर का अगर तुम परछाई निकालना चाहो, शैडो, ठीक है ना, परछाई, तो इसका परछाई तुम्हें चाहिए। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरा अगर परछाई चाहिए तो मुझे लाइट उस तरफ से देना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा परछाई यहाँ पर गिरेगा ना, इस बोर्ड पर गिरेगा। उसी तरह से इस वेक्टर का अगर परछाई चाहिए तो तुम्हें इस तरफ से लाइट को भेजना पड़ेगा, तभी जाकर इसका परछाई यहाँ पर पड़ेगा ना। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, मान लो कोई भी वेक्टर हमारे पास है, हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक वेक्टर मान लो ऐसे है ए वेक्टर। ठीक है ना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये वेक्टर है ए। ओके, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में ना कुछ वेक्टर है। मान लो ये वेक्टर कौन सा, मान लो बी वेक्टर ही मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या, इस ए का इस पर प्रोजेक्शन, मतलब कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर चाहिए। तो हमें ऊपर की तरफ से यहाँ पर लाइट को भेजना पड़ेगा, तभी जाकर इसका परछाई यहाँ पर गिरेगा। तो जब तो परछाई कैसा होगा इसका देखते हैं। तो इस पॉइंट का तो परछाई सीधे सीधे यहाँ आएगा, तो इस पॉइंट का सीधे सीधे कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो लाइन देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो लाइन देख रहे हो इसको पॉइंट क्या दिया, हाँ सी पॉइंट, इसको ही दे देते हैं हम। ओके, इसका कोई ओके, तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आ गया यहाँ पर। मतलब वेक्टर तो ओरिजिनली बहुत लंबाई थी, लेकिन जो परछाई आया वो थोड़ा छोटा हो गया। तो इस पर परछाई अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये जो ए वेक्टर है ना उसका प्रोजेक्शन कहाँ पर, बी वेक्टर पर, मतलब यहाँ पर। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि वो होता है इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब कि ये जो डॉट प्रोडक्ट देख रहे हो ना ए डॉट बी, इस वेक्टर के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट और साथ में डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ये डेफिनेशन है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आया कहाँ से, ठीक है, हमको ये चाहिए एसी, इसका प्रूफ देखना ये कहाँ से आया। तो ये एसी कहाँ से आया, एसी का लेंथ अगर हमें मालूम करना पड़े, मान लो कि ये एंगल है थीटा। ठीक है ना। अब देखते हैं, अभी अभी हमने क्या सीखा, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सीखा। तो अगर तुम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लोगे, इस पॉइंट को अगर ओरिजिन ओ मान लोगे, ठीक है ना, अगर ये एक्स एक्सिस मान लोगे, ये तो वेक्टर हो गया। तो अलोंग यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा है, ऊपर की तरफ तो साइन थीटा होगा ना। एंगल के डायरेक्शन में हमेशा cos थीटा कंपोनेंट रहता है, ऐसे याद रखना। यहाँ पर cos थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, ये तो cos थीटा हो गया। तो AC का वैल्यू कितना आ गया, a cos थीटा। मतलब कि AC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा लिख सकते हैं।
और cos थीटा जो लिख रहे हैं ना, ये थीटा कहाँ का एंगल है, ए का और बी के बीच का एंगल है ना, क्योंकि ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर ही है ना, यही इसका परसाई है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एंगल के बारे में हम ये जो cos थीटा है हम कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। तो ये जो a cos थीटा लिखा हमने, ठीक है ना, ए बी cos थीटा, या फिर ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, ये वेक्टर है और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक बात यहाँ पर याद रखना, ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है ना। तो डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि हमें कोसाइन को निकालना है, cos थीटा के साथ रिलेट करना है, साइन थीटा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा करेंगे। तो ए डॉट बी क्या है, ए बी cos ऑफ थीटा, ऐसा है ना डॉट प्रोडक्ट, लेकिन हमें तो cos थीटा चाहिए, तो यहाँ से तुम cos थीटा निकाल लो। cos थीटा कितना है, ए डॉट बी, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसा है ना। तो ये जो ए लिख रहे हैं हम, बेसिकली तुम ऐसे समझ लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, एसी मतलब ए cos थीटा या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा। तो यहाँ पर लिख दो cos थीटा का वैल्यू, यहाँ पर रख दो, ये cos थीटा का वैल्यू है ना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हो गई बात। ये बेसिक बात है, cos थीटा क्या है, ये है ना cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू रख दिया, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, बीच में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट जनरली जब हम मल्टीप्लाई करें वही हो रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, लाइक एक्स वाई जेड, तो इसका भी वैल्यू है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कौन रह जाएगा, ये रह जाएगा ना, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो एसी का वैल्यू आ गया, मतलब प्रोजेक्शन आ गया। प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, जिस वेक्टर पर भी प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोल रहा है ना, उसके साथ जो वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने दे रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा कि प्रोजेक्शन कैसा होता है ना। देखते हैं क्वेश्चन करके कैसा होगा प्रोजेक्शन। तो ये अच्छे से नोट कर लेना, ये बेसिक बात है, ये ब्रैकेट में तुम लोग लिख लेना, उसके बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा, डिराइवेशन है ये, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। तो इस प्लेन में अगर कोई वेक्टर है तो मेरा अगर परसाई तुम लोग निकालोगे, मेरा परसाई थोड़ी ना ऐसा होगा, मेरा परसाई कैसा होगा, मेरा परसाई थोड़ा उससे छोटा होगा ना लेंथ। जब भी हम बाहर जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, तो अगर हम वर्टिकली खड़ा होता है, अगर दोपहर को 12 बजे हमारे सर के ऊपर सनलाइट होता है, ठीक है, तब क्या होता है, हमारा जो परसाई है बहुत छोटा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि तुम लोग देखोगे कि अगर वर्टिकली खड़ा रहोगे तो तुम्हारा परसाई नहीं दिखेगा, बहुत सारे अगर तुम थोड़ा ऐसे आगे की तरफ आ जाओगे तभी तुम्हारा परसाई पड़ सकता है दोपहर की 12 बजे, जब तुम्हारे सर के ऊपर सन रहता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है तब ऐसा होता है, सनलाइट ऊपर है, यहाँ पर तुम खड़ा हो, तो सनलाइट तुम्हारे ऊपर क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है, मतलब तुम्हारा परसाई तुम्हारे ही नीचे, मतलब मेरा परसाई, इस वेक्टर का परसाई नीचे वाले वेक्टर पर मतलब हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में किसी और परपेंडिकुलर वेक्टर, जो वेक्टर हमारा इस वेक्टर है ना, तुम ये पर्सन तुम हो ना, तो इसका तुम्हें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ पर निकाल रहे हो, किसी हॉराइजॉन्टल वेक्टर पर निकाल रहे हो ना, तुम तो परपेंडिकुलरली खड़ा हो उस वेक्टर पर, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 हो गया ना, थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। थीटा अगर 90 हो गया तो यहाँ पर cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तब क्या होगा, प्रोजेक्शन 0 होगा। समझ रहे हो ना बात को, अगर किसी वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो उस वेक्टर का परसाई तुम उस वेक्टर पर नहीं निकाल सकते, तुमको परसाई नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, ओके। बात करते हैं हम एक प्रोजेक्शन की, ओके। इफ एक रिजल्ट्स लिख लेना यहाँ पर, रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स इफ एंगल, इफ एंगल बिटवीन
B is theta is 90 degree, then 90 डिग्री, देन प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात हमेशा याद रखना, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, हमको नहीं पता, लेकिन डेफिनेशन को देखो, ए डॉट बी क्या है, हमेशा स्केलर प्रोडक्ट देता है हमें, ठीक है ना, क्योंकि ए डॉट बी एक स्केलर प्रोडक्ट देता है, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद कोई वेक्टर नहीं रहता, हमारे पास सीधा सीधा मैग्नीट्यूड आ जाता है, या फिर 12 मिलता है, 13 मिलता है, कुछ भी मिलता है, वैल्यू, रियल वैल्यू मिलता है। और यहाँ पर नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर भी स्केलर है, नीचे भी स्केलर है, मतलब क्या, स्केलर ही मिलेगा ना। प्रोजेक्शन हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब थीटा 90 है, प्रोजेक्शन 0 लिख देता है, 0 वेक्टर लिख देता है, यहाँ पर ऐसे लिख देता है, ऐसा मत लिखना, प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, उस केस में 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है, ये डेफिनेशन से ही फॉलो करता है, ठीक है ना। ओके, ये तो हो गया एक नंबर का रिजल्ट। और 2 नंबर, इफ क्या हो जाएगा, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तब क्या होगा, थीटा अगर 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री, तब कैसा होगा, मतलब मेरी परछाई मेरी ऊपर, ऐसी ऐसी समझ लो, मेरी परछाई मेरी ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसे मान लो तुम मिरर के सामने खड़ा हो, तो मैं नॉर्मल मिरर की बारे में बात करूँ, जो प्लेन मिरर है, ठीक है ना, तो तुम सामने खड़ा हो, तो तुम्हारा जितना लेंथ है उतनी लेंथ ही तुमको दिखेगा, ठीक है ना, वो प्रॉपर लेंथ दिखेगा तुमको। तो तुम्हारा ऐसे ही समझ सकते हो कि तुम्हारा परछाई उस इमेज पर कैसा होगा, तुम्हारे हाइट की बराबर ही होगा ना, वो हमें इस डेफिनेशन से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तब क्या हो गया, देखो ए डॉट बी निकालना है ना, ए डॉट बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है, 0 डिग्री है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी मान लो, ठीक है ना। तो लेंथ आ गया तुम्हारा। अगर तुम यहाँ पर 180 रखोगे तब क्या होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर तुमको नेगेटिव मिल सकता है तभी, मतलब तुम्हारा परछाई तुम्हारे ऊपर उल्टा, ऐसा 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 मीनिंग करता है ये चीज, ठीक है ना। तो समझोगे धीरे धीरे जब हम और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। ये कंडीशन लिख लेना, तब ए डॉट बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा जब 0 होता है, ठीक है ना। और 180 होने पर परछाई उल्टा डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है ना, उल्टा दिखेगा, जैसे तुम तालाब के सामने खड़ा होगे तो तुम्हारा इमेज वहाँ पर उल्टा दिखता है ना, तो उस चीज़ों को रिलेट करके तुम ये चीज सोच सकते हो। 0 डिग्री होने पर ए बी आएगा, और अगर ये 180 हो गया ना, अगर ये 180 हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं और इस चीज को खत्म करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड प्रोजेक्शन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए इक्वल टू मान लो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ऑन बी इक्वल टू ट्वाइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है ना। तो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दिस, मतलब इस वेक्टर का इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन इस पर निकालना है। सिंपली डेफिनेशन लगाओ, क्या लगाएंगे हम कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ऊपर हो जाएगा ए डॉट बी, नीचे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी क्या है, यहाँ से देखो, ए डॉट बी आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप 90 डिग्री होता है ना, आई और जे का बीच का एंगल, तो 0 होता है डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई रहेगा हमारे पास, तो 1 इंटू 2 2 रह जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 2 रह जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ओवर, ये लिख देते हैं, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ओके।
तो यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं 7 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 9, 4 + 4 8, 8 + 9 17 √17। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, ठीक है ना। मतलब इस वेक्टर का तुम अगर परछाई निकालोगे इस वेक्टर पर तो ऐसा यूनिट देगा हमें 7/√17, ठीक है ना। ओके, और एक क्वेश्चन लेते, ठीक है ना, किताब सही देखते हैं हम। तो प्रोजेक्शन का जो भी क्वेश्चन है तुम लोग कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। ओके, तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। इस पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप, ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस ट्वाइस k कैप ऑन बी। बी का मतलब है हाँ आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप, ये हो गया प्लस k कैप, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये भी सिंपल चीज है, डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखते हैं वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा देखते हैं हम। ओके, तो ए डॉट बी क्या है 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6, 2 × 1 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी का मैग्नीट्यूड कितना है √1² प्लस 2² प्लस 1², तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10/√6, ठीक है ना। तो 10/√6 ये हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2। इसको क्या लिख सकते हैं √3 × √2, ठीक है ना। तो ऊपर एक √2 तो चला जाएगा ऊपर, नीचे एक √3 है, लेकिन इसको रेशनलाइज करना पड़ता है ना, ये तो तुम लोग सीख कर आए हो। तो क्या करेंगे ऊपर 5√2 × √3 और नीचे √3 × √3 करोगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 5/√3 × √6। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 16 था, एग्जाम्पल 16 था, ये किताब से है, ठीक है ना, ये किताब में दिया हुआ है। ओके, तो अब बात करेंगे और हम बात करेंगे इसके ऊपर, प्रोजेक्शन के ऊपर अब थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज में भी होगा तो वो कर लेना एग्जाम्पल। हाँ, एक्सरसाइज 10.3 में ना 4 नंबर क्वेश्चन में यही दिया गया है, ठीक है। तो एक बात और हम यहाँ पर बता देते हैं, प्रोजेक्शन तो यहाँ पर फिनिश होता है, बहुत इजी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्शन का मतलब ही है परछाई, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हाँ वेक्टर के बारे में एक डेफिनेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के। वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो क्या है, लिख लेना ये चीज कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर वेक्टर्स देन ए, हाँ यहाँ पर लिखते देन ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो डेफिनेशन है ए डॉट बी क्रॉस सी is known as scalar triple product, scalar triple product of vectors, scalar triple product of vectors। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय हम कैसे डिनोट करते हैं इसको, लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, ए लिखते हैं बी और सी, इसका मतलब क्या है, ये है ए डॉट बी क्रॉस सी। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है, पैरेललोपाइड हैविंग साइड्स, कौन सा साइड होगा, ए बी एंड सी,
ये डेफिनेशन है, ये पूछते हैं कभी कभी कि इसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है, इसका ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोपिड की, ठीक है ना। पैरेललोपिड का मतलब कैसे समझ सकते हो कि जो बांसुरी है ना, ठीक है ना, तो ऐसे ही है, इसको हम पैरेललोपिड बोलते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। तो अच्छे से समझ लेना इस चीज को। पैरेललोपिड मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है ना, इसको हम पैरेललोपिड बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया एक डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन है कि ए क्रॉस, हाँ बी क्रॉस सी शायद, हाँ ओके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये है इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके बारे में ज़्यादा नहीं, एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन ये चीज़ पूछते हैं कि ये क्या है, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है और इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है ना। हम यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, थोड़ी प्रॉब्लम्स की और थोड़े थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर्स को ख़त्म करते हैं, आगे हम बात करेंगे उस चीज़ पर, ठीक है ना। थैंक यू।